देखिए, मैं अपनी समझ से जितना समझता हूँ, मेरे हिसाब से आपको 2 स्ट्रीम में एग्जाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेट ने जो 2 एग्जाम किए हैं, कि मतलब आप पहले अगर आप किसी ब्रांच के हैं तो आप अपनी ब्रांच का एग्जाम दे सकते हैं, प्लस आप किसी अदर ब्रांच का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो उसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं। दोस्तों, मेरे पास आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम देना चाहिए या नहीं। मैं सिविल का हूँ, मुझे एनवायरनमेंट का एग्जाम देना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आज हम टोटल बात करने वाले हैं इसी के बारे में। इसके साथ साथ मैं एक प्रैक्टिकली सिलेबस कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा आपको कि आपको एग्जाम देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आई डोंट नो वो आपको क्या सजेशन देते हैं, बट मेरा जो अपने ओन लेवल पर सजेशन है, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से जो सजेशन है वो मैं आपको आज देना चाहूंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, गेट ने 2 एग्जाम शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन चलिए पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन से स्ट्रीम का स्टूडेंट कौन से स्ट्रीम में एग्जाम दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे मेन सिर्फ निकाले हैं, बाकी जो ऐसी स्ट्रीम है जिनमें बहुत से लोग नहीं एग्जाम देते हैं या फिर बहुत से कम लोग एग्जाम देते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। मैं यहाँ पे मेन मैंने स्ट्रीम उठाई है। जैसे सिविल वाला अगर कोई स्टूडेंट है तो वो आर्किटेक्चर और एनवायरमेंटल में एग्जाम दे सकता है। केमिकल वाला अगर कोई है तो वो केमिस्ट्री में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग साइंस में एग्जाम दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फिजिक्स में दे सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाला इंस्ट्रूमेंटेशन में दे सकता है। ऐसे ही मैकेनिकल वाला इंजीनियरिंग साइंस में दे सकता है। ऐसे ही फिजिक्स वाला ईसी में दे सकता है, डबल जी में दे सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में दे सकता है, मैथमेटिक्स में दे सकता है, मेटलर्जी में दे सकता है, एसटी में दे सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन गेट ने अपने लेवल पर बना के दिया। आई डोंट नो इनके ऊपर बेस क्या गेट ने लगाया या फिर आईआईटी बॉम्बे का क्या बेसिक मोटिव है कि भाई मुझे ये एग्जाम ये ब्रांच का स्टूडेंट दे सकता है, ये तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अब हम बात करते हैं किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की। देखिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन की, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारे लोग आप लोगों में से इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू अब पीएसयू में काफ़ी अच्छी जॉब निकलने लगी है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में आप ईसी से भी एग्जाम दे सकते हैं, आप सेकंड एग्जाम डबल ई का भी ले सकते हैं, आप सेकंड एग्जाम फिजिक्स का भी ले सकते हैं। मतलब कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का एग्जाम भी दे सकते हैं और फिजिक्स का एग्जाम भी दे सकते हैं, बिहाइंड कि आपका प्राइमरी एग्जाम इंस्ट्रूमेंटेशन का है, ठीक है। तो दोस्तों, अब सोचिए आपको एग्जाम देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक हम कंपैरिजन करते हैं। प्रैक्टिकल मैंने जो कंपैरिजन किया है वो कंपैरिजन करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का तीनों का मैंने यहाँ पर सिलेबस लिख लिया है, ठीक है। जो मेन हेडिंग है ये मैंने सिलेबस गेट से उठाया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने अपने मन से सिलेबस लिख दिया, तो ऐसा नहीं है। जो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस मैंने यहाँ उठाया। अब हम यहाँ पे देखते हैं। पहली बात, सिमिलैरिटीज कितनी है तीनों के सिलेबस में। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक कंट्रोल सिस्टम ऐसी हेडिंग है जो कि तीनों में सिमिलर है, ठीक है। इसके अलावा एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आता है, और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल में भी आता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि कितना कम यहाँ पे सिमिलैरिटीज हो रही है। अगर मेन सिलेबस में ही इतनी कम सिमिलैरिटीज हो रही हैं, तो आप ये सोचिए कि आप एग्जाम में क्या करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक मोटा अंदाजा बताता हूँ। देखिए, 15 नंबर की जो मैथ आएगी वो आप कर लेंगे ऑलमोस्ट, 15 नंबर का जो एप्टीट्यूड आएगा वो आप कर लेंगे ऑलमोस्ट, और यहाँ पे मैं 10 to 12 मार्क्स का पेपर और लगा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि सिमिलैरिटीज ही इतनी कम है, मतलब सिलेबस ही सिमिलर नहीं है, तो आप एग्जाम कैसे लिखोगे। अगर आप अपना सारा का सारा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हाँ होता है, कुछ पार्ट सिमिलर होता है, लेकिन ये गेट का एग्जाम है। ये कोई आपका अपना कोई बेसिक लेवल एग्जाम नहीं है कि जहां पे आप नहीं भी कर पाए तो नहीं होगा, या फिर जहां पे इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये गेट का एग्जाम है, यहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा टफ रहता है। तो अब पहली बात, एग्जाम ही सिमिलर नहीं है। आपने मान लीजिए 30 नंबर का मैथ और एप्टीट्यूड तैयार कर लिया, उसके बाद 10-12 नंबर का ये भी अगर आप कराए तो 40-42 नंबर में आपकी रैंक आएगी। आपको लगता है ऐसा? चलिए मैं लगा लेता हूँ कि 50% पेपर आपका सेम आ गया, मतलब 50% पेपर आपने कर दिया इंस्ट्रूमेंटेशन में का। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और आपने 50% पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन का कर दिया। अब आपके 50 नंबर आ गए। 50 नंबर में क्या आपकी रैंक आएगी? क्या आपको लगता है आपको आगे पीएसयू मिलेगी? क्या आपको लगता है कि आगे आपको जाके अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड बदल के इंस्ट्रूमेंटेशन की किसी एक ब्रांच में आपको मास्टर्स करनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है?
दोस्तों ये बहुत बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि भ्रम पैदा किया जा रहा है लोगों में कि भाई उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। यार 2 एग्जाम आपको देने हैं, आपसे एक एग्जाम की तैयारी हो नहीं रही, आप 2 एग्जाम कैसे दोगे? ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। आई डोंट नो आईआईटी बॉम्बे का या गेट का क्या मोटिव है इसके पीछे, 2 एग्जाम कराने के पीछे क्या मोटिव है। पहले जब मैंने पुराना वीडियो बनाया था तब मैं खुद सोच रहा था कि यार 2 एग्जाम करने को मिलेंगे स्टूडेंट्स को तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन अब मैं अपने उस स्टेटमेंट को बदलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने सिलेबस देखा है, जब मैंने सिलेबस को कंपेयर किया है, तो मुझे लगा है कि यार जैसे मैं और किसी की बात करता हूँ, सपोज करिए फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स वाले के लिए ऑप्शन खुला हुआ है कि वो ईसी में दे सकता है, या फिर उसके लिए ऑप्शन खुला हुआ है वो मैथमेटिक्स में दे सकता है। फिजिक्स का स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स में आप एग्जाम करा रहे हो, मतलब कैसी सिमिलरिटीज, क्या कराना क्या चाहते हो? आखिर आखिर होगा क्या इससे? ये आपको कौन बताएगा? ये आपको खुद ही सोचने की जरूरत है, खुद ही जानने की जरूरत है, खुद ही आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार मेरा ये कंसंट्रेशन 2 जगह जाके ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी एक में भी अच्छा ना कर पाऊंगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसीलिए मैं ये आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इसीलिए मैं आज का वीडियो ये बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि यार आप लोग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। जब मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार सिमिलैरिटीज है नहीं एग्जाम में, क्या करूँगा? क्या सिर्फ मैं मैथ और एप्टीट्यूड करके मेरे मार्क्स आ जाएंगे? क्या सिर्फ मैथ और एप्टीट्यूड करके मेरी रैंक आ जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोज और कॉन्स क्या हैं 2 एग्जाम के। देखिए प्रोज तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, प्रोज मुझे सिर्फ ये दिखता है कि आपको 2 सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आप मास्टर्स अगर करना चाहें तो आप दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रोज, इसके अलावा मुझे कोई प्रोज नहीं दिखता। अब हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में कि भाई कॉन्स क्या है। सबसे पहली बात, सिलेबस डबल हो जाएगा, जहां जैसा आपको दिख रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का मैंने कंपैरिजन क्यों किया है, क्योंकि इन तीनों का ही सिलेबस ऐसा है जो ज़्यादा सेम होता है। अब जैसे फिजिक्स और मैथ है, इनका कंपैरिजन मैं कर दूंगा तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका सिलेबस तो बिल्कुल सेम नहीं है। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस में इतना कम सिमिलैरिटीज हैं, तो बाकी के जो बचे हुए पेपर हैं उनमें आप समझ सकते हैं कि कितनी कम सिमिलैरिटीज होंगी। मतलब आपको सिर्फ एक भ्रमित किया जा रहा है, आपके दिमाग में ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि भाई आप 2 एग्जाम लिखो, जिससे कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो एक एग्जाम से हट के दूसरे एग्जाम पे जाए। अब भाई 2 एग्जाम लिखोगे तो 2 की तैयारी भी करोगे ना। तो इसीलिए कॉन्स में क्या है, पहला कौन सा, सिलेबस डबल हो जाएगा। सिलेबस डबल हो जाएगा तो आपको डबल एफर्ट मानने पड़ेंगे। पहले आप अपना 100% जो एक ईसी के एग्जाम पे दे रहे थे पूरी तरीके से, वो अब आपको ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन पे देना पड़ेगा। मतलब आपका जो एफर्ट 100% था वो 50-50% हो गया, ठीक है। अगर आप बेसिकली अच्छे तरीके से, फोकस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपको एक सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ना होता है, जब आपको एक स्ट्रीम का सिलेबस पढ़ना होता है, तो आपको पता होता है यार मुझे ये 10 टॉपिक तैयार करने हैं। अब आपको 2 सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ना है, टाइम आपके पास 6 महीने 7 महीने ही बचे हैं। अगर आपने 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी है तो आपके पास 6-7 महीने ही बचे हैं, क्योंकि आपको पहले तो पता था नहीं कि यार 2 एग्जाम में पेपर हो सकता है। ये तो अभी महीने पहले खबर आई है और अब ऑफिशियली आया कि हाँ आप 2 एग्जाम में पेपर लिख सकते हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होगा कि यार मैं 2 एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, कैसे कर पाऊंगा, एक की तो तैयारी हो नहीं रही है। और आपका जो दिमाग है वो दोनों जगह बढ़ जाएगा और आपका तैयारी नहीं हो पाएगी किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। नंबर 3, आपका जो टाइम होगा, आप किसी एक सब्जेक्ट को जो टाइम देने वाले हैं वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर 2 एग्जाम लिख रहे हैं तो भाई आपको 2 एग्जाम की टेक्स्ट भी देने पड़ेंगे, आपको उनके मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, आपको उनके सब्जेक्ट टेक्स्ट भी देने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको उन दोनों एग्जाम का पढ़ना पड़ेगा। भाई सिमिलैरिटीज बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस इंस्ट्रूमेंटेशन के सेम है। आप 2 एग्जाम देंगे तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप कंट्रोल सिस्टम को, मैंने आपको बताया ना, तीनों में सिमिलर है। कंट्रोल सिस्टम में भी आप अगर अंदर जाके तीनों के टॉपिक्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार यहाँ तो टॉपिक्स भी सेम नहीं है, सिर्फ हेडिंग सेम है। तो आप समझिए आपका जो टाइम है, जो आपको एक जगह देना चाहिए था अपने पूरे 5 महीने, वो अब आप 2 जगह देंगे तो आपकी कैसी प्रिपरेशन होगी, आपकी कैसी तैयारी होगी, आप समझ सकते हैं खुद से। नंबर 4, चांसेस आ जाते हैं कि यू मे नॉट प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप किसी भी एक एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यार आपका 2 जगह टाइम डिवाइड हो रहा है, आपको 2 सिलेबस पढ़ने हैं, आपका कंसंट्रेशन एक जगह लग ही नहीं पा रहा है, आपको फोकस हो ही नहीं पा रहा है कि मुझे यहाँ करना है या यहाँ करना है, और आपके दोनों एग्जाम की तैयारी ध्वस्त हो जाएगी, आपके दोनों एग्जाम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 5, PSU don't recruit usually in
अदर स्ट्रीम, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है और अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम देके पीएसयू में लेना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यूजुअली पीएसयू डोंट रिक्रूट। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है। अब जैसे डिप्लोमा में क्या होता है, डिप्लोमा में किसी ने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है और किसी ने मैकेनिकल की किसी ब्रांच में डिप्लोमा किया होगा है, मतलब मैकेनिकल के ही एक पार्ट में डिप्लोमा किया होगा है, ठीक है। जैसे कि मशीन लर्निंग है, किसी ने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है, किसी ने मशीन लर्निंग में डिप्लोमा किया है। तो अगर मैं सीधे तरीके से देखूं तो मैकेनिकल और मशीन लर्निंग ठीक है, आपको जाना चाहिए, पीएसयू को लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूजुअली पीएसयू डोंट रिक्रूट इन अदर ब्रांच। मैं फिर आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं और आप सोच रहे हैं कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन में रैंक लाके पीएसयू में चले जाएंगे, तो सम पीएसयू डोंट रिक्रूट। पहली बात तो पीएसयू बहुत कम होती जा रही है, उनमें से भी कई हैं जो नहीं रिक्रूट करती हैं दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स को। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई मुझे अब 2 ब्रांच में गेट देना भी चाहिए, मुझे 2 स्ट्रीम्स में गेट देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे प्रोज और कॉन्स। अब मैं लास्ट में आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। सजेशन क्या? देखिए, मैं अपनी समझ से जितना समझता हूँ, मेरे हिसाब से आपको 2 स्ट्रीम में एग्जाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपके पास पहली बात तो 5 महीने बचे हैं, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको पूरी तैयारी करनी है, आपको एक जगह फोकस रखना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप अपना डिवाइड करेंगे फोकस 2 जगह, अपना कॉन्सेंट्रेशन 2 जगह डिवाइड करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे हो सकता है कि इस बात में सहमत ना हो, लेकिन मैं ये अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, मुझे क्या समझ आ रहा है और मुझे क्या लगता है, ठीक है। मुझे इसके पीछे कोई मोटिव समझ नहीं आया कि यार 2 एग्जाम कराने का फायदा क्या होगा, आगे स्टूडेंट को फायदा होगा भी या नहीं होगा। हो सकता है आपको कई कोचिंग वाले कह रहे हो कि यार मैं 5,000 की टेस्ट सीरीज ले लो, या फिर 10,000 में मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का सारा पढ़ा देता हूँ, या 10,000 में आपको इंजीनियरिंग साइंस पढ़ा देता हूँ। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई ना करे, मैं ये चाहता हूँ। और इसीलिए मैं आपको ट्रू जो मेरी अपनी परसेप्शन है, थ्रू जो मेरा अपना व्यू है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपको 2 एग्जाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अगर आप दे रहे हैं तो भाई ये आपकी श्रद्धा है, अगर आप 2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो आप करिए। मैं आई एम नॉट डिनाइंग एट ऑल, आपको मैं कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ट्रू चीज से रूबरू करा रहा हूँ। जो ये कॉन्स थे, ये कॉन्स एक्चुअल में आपको आएंगे, आपको फेस करने पड़ेंगे। आप चाहे इस साल पेपर दे रहे हो, चाहे अगली साल पेपर दे रहे हो, आपको ये कॉन्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाहता था। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।